नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो साइंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे, उसमें से पार्ट फर्स्ट वीडियो आ चुका था। ये पार्ट सेकंड वीडियो है। इसमें अपन सीजीएल 2020 जो कि आपके 3 मार्च से 9 मार्च 2020 को कंडक्ट हुए थे एग्जाम एसएससी सीजीएल के, तो उसमें पूछे गए सभी साइंस के सवाल जो कि यहाँ पर लगभग 100 के आसपास साइंस के सवाल पूछे गए थे। इसमें से सबसे जो ईजी सवाल थे उसको मैंने स्किप कर दिया और 77 प्रश्नोत्तर हैं वो इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। बाकी आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी ट्रेंड जीके के वीडियो हैं अब की बार ऑनलाइन एग्जाम में सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो सीजीएल 2020 में पूछे गए साइंस के सवाल में आपके सामने जो पहला सवाल निकल के आ रहा है, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो कि वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों जो आपके स्मॉल पॉक्स यानी चेचक रोग है, ये वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। तो ये वायरस जनित रोग है, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स है, जो कि वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। एक सवाल इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? तो स्मॉल पॉक्स का जो टीका वैक्सीन है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपके एसएससी 10+2 का जो लॉकडाउन के बाद एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पर मैंने जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है प्लस आपके 3 दिन का जो अब की बार एग्जाम हुआ है 10+2 का, तो उस पर आधारित 49 ऑनलाइन जो टेस्ट हैं फुल टेस्ट रहेंगे। डेली 1 न्यू टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये आपको मिलने वाला है धुरीना एप्लीकेशन पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो लिंक भी है। आपको कैसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है एसएससी और रेलवे के लिए, तो सभी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो 83096932 पर। तो चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, बेंजीन अणु की संरचना में आबंधन कोण है वो कितने डिग्री का होता है? तो बेंजीन की बात करूं तो ये आपका हेक्सागन है। इस टाइप से बेंजीन की संरचना होती है जिसमें डबल बॉन्ड रहता है, ये एक छोड़ के एक। तो इसमें यहाँ पर सभी कोण समान है। तो मैं आपको बता दूं जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जो भी पॉलीगन होता है बहुभुज में आंतरिक कोण का मान आप कैसे निकालेंगे? सभी आंतरिक कोणों का योग का जो फॉर्मूला है वो n-2 गुणा 180 है। यदि यहाँ पर देखिए हेक्सागन यानी 6 कोण है इसमें, तो सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा? 6-2 गुणा 180 यानी 4 गुणा 180 जो कि 720 हो जाएगा। आपको एक कोण की वैल्यू चाहिए, तो सभी कोण समान है, तो मैं क्या करूंगा 6 का भाग दूंगा। तो 6 का भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो ये जो हेक्सागन है आपकी बेंजीन अणु की संरचना है, तो इसमें आपके प्रत्येक कोण 120 डिग्री का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए, मैथ में भी काम आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, टोर इज ए यूनिट ऑफ। जो टोर है वो किसकी इकाई है? तो ये आपके प्रेशर की है, दाब की इकाई है। दाब की जो एसआई यूनिट है वो आपके पास्कल है, और अन्य जो दाब की यूनिट है उसमें आपके एटीएम है, बार हैं और पास्कल हैं। तो ये सभी दाब की यूनिट्स हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग के जो पाउडर है, धूल है, वो क्या कहलाती है? तो फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग का पाउडर कहलाता है पोलन यानी पराग हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है। अब देखिए मैं पराग की बात करूं तो पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त एक तरल पदार्थ होता है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है और मधुमक्खियां इसी से शहद जो मधु है उसका निर्माण करती है पराग के द्वारा। इससे एक मिलता जुलता नाम परागण भी है। तो परागण क्या होता है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो परागण क्या है कि पौधे में जो पराग कण है पोलन ग्रेन्स का नर भाग यानी पराग कोश है से मादा भाग यानी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो पराग कण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण पराग गण कहलाता है, परागण कहलाता है, और ये आपके निषेचन हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, हीमोफोबिया क्या है? फोबिया यानी डर, हीमो यानी हीमोग्लोबिन जो आपके रक्त होता है, तो रक्त से जो डर है वही हीमोफोबिया हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो लाइट बल्बों में पाई जाने वाली जो अक्रिय इनर्ट गैस है वो आपके आर्गन हो जाएगी। और ये आर्गन दोस्तों टंगस्टन फिलामेंट को बहुत जल्दी खराब होने से रोकता है, इसलिए बल्ब की लाइफ बढ़ जाती है, जिसके कारण अक्रिय गैस प्रयोग की जाती है। इसमें हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन, क्रिप्टॉन का उपयोग भी प्रकाश में किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मगरमच्छों में कितना हृदय का चैम्बर है वो कितना प्रकोष्ठी होता है? तो 4। मगरमच्छ में जो चैम्बर होता है वो 4 कक्षीय है।
और मैं बात करूं, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मछली, मेंढक, मानव, पक्षी है, इसमें जो हृदय का चैम्बर होता है वो कितना होता है? तो मानव, मगरमच्छ और पक्षियों में 4 कक्ष हृदय होता है, 4 कक्षीय। तो मानव में 4, मगरमच्छ में भी 4 और पक्षियों में भी 4 होता है। ये सवाल देखिए, मेंढक में 3 कक्षीय हृदय होता है और जो मछली है उसमें 2 कक्षीय हृदय होता है। 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, मछली के, मेंढक में होते हैं 3 और अपने ह्यूमन, मगरमच्छ और पक्षियों में हो जाएंगे 4 कक्षीय हृदय। तो इसमें मगरमच्छ का पूछा है तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है? तो सबसे नीचे है वायुमंडल का जो स्तर है वो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। मैं क्षोभ मंडल की बात करूं तो इसकी जो सीमा है वो विषुवत वर्त के ऊपर 18 किलोमीटर की हाइट तक है तथा ध्रुव के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर की हाइट है वो इसी क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है। तो ये आप ध्यान रखिए, इनका क्रम क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे ऊपर है बाह्य मंडल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके निम्नलिखित में से क्या गैर जीव नवीनीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? तो कौन सा वेस्ट है जो कि गैर जैव नवीनीकरणीय है? तो प्लास्टिक हो जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल होता क्या है? तो इसका मतलब जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक अपघटन विघटन हो जाता है, संभव है, वो तो आपके जैव निम्नीकरणीय हो जाएंगे। और जो संभव नहीं है जीवों के माध्यम से रासायनिक विघटन पदार्थों का, वो गैर जैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। तो इसमें प्लास्टिक आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए जो रेटिंग का आधार है वो क्या है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए रेटिंग है वो विद्युत धारा के आधार पर प्रदान की जाती है। तो विद्युत धारा इसका करंट आधार हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, ग्लूकोज के एक अणु के शोषण के द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 38 अणु प्राप्त होते हैं ग्लूकोज के एक अणु के शोषण के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कांस्टेंटन तांबे और किसकी मिश्र धातु है? जो कांस्टेंटन है एलोई है, मिश्र धातु है, वो तांबे और निकल की है। कांस्टेंटन एक निकल कॉपर आधारित मिश्र धातु है। तो निकल और कॉपर की ये एलोई है कांस्टेंटन, और इसमें उच्च प्रतिरोधकता होती है और इसका उपयोग जो उच्च प्रतिरोधकता के कारण विद्युत प्रतिरोध, हीटिंग और थर्माकोल में किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? मैंने पार्ट फर्स्ट में भी बताया था आपको, मिट्टी का अध्ययन है, स्टडी ऑफ सॉइल्स। जो पेडोलॉजी है वो प्राकृतिक मिट्टी, वातावरण में मिट्टी का अध्ययन हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये किस तत्व के समस्थानिक हैं? तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक का मतलब स्थान यानी परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन जो द्रव्यमान है वो अलग अलग हो जाएगी। तो इसमें आप देखिए परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन जो प्रोटियम का आपके द्रव्यमान 1 है, ड्यूटेरियम का अलग हो गया 2, फिर ट्राइटियम का हो गया 3। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है? तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सी हो जाएगी? तो पृथ्वी के अंदर 3 हिस्से हैं जिसमें ऊपरी सतह वो भूपर पट्टी या फिर इसे इंग्लिश में क्रस्ट कहेंगे अपन। तो भूपर पट्टी जो क्रस्ट है वो सबसे आउटर मोस्ट और सॉलिड पार्ट हो जाएगा, और बीच में आपके मेंटल है, और सबसे केंद्रीय भाग है वो कोर हो जाएगा। तो भूपर पट्टी एवं ऊपरी मंडल के देखिए ये सवाल पूछा हुआ इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो क्रस्ट और जो ऊपरी मंडल है, मेंटल का सबसे ऊपरी भाग और क्रस्ट के जो बीच की सीमा है, तो मध्य की सीमा को विच्छिन्न सतह कहा जाता है, जिसकी खोज है वो मोहरो वाइसिक के द्वारा की गई है। उन्हीं के नाम पर इस सतह को मोहो अथवा इसे एम डिसकॉन्टिन्यूटी नाम दिया गया है। तो मोहो जो नाम दिया गया है वो आपके क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग के बीच की जो सीमा बाउंड्री है वो मोहो हो जाएगी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? देखिए यहाँ पर इन्होंने तापमान नहीं दिया है, तो आंसर 343 रूम टेम्परेचर पर है, 343 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं यहाँ पर अलग अलग तापमान की बात करूँ तो स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि का वेग है वो यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उस केस में ध्वनि का वेग 331.5 मीटर पर सेकेंड यानी लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और यदि टेम्परेचर अपन नॉर्मल रूम टेम्परेचर मान लें यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उस केस में जो ध्वनि का वेग होगा हवा में वो 343 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन में 4 करेक्ट है। और इससे अधिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड करूं तो वेग बढ़ जाएगा 346 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाउ मैनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर इन
आर देयर इन प्रोपेन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर प्रोपेन होता है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपके एल्केन है तो CnH2n+2 के फॉर्म होने से प्रोपेन में कार्बन के 3 हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 × 3+2 यानी C3H8 हो जाएंगे। तो C कार्बन आपको पूछा किसका है, कार्बन का 3 और हाइड्रोजन का 8, 3 और 8 का यहाँ पर रेशियो है, प्रोपेन C3H8। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम बताइए। तो पृथ्वी पर ज्ञात जो सबसे अधिक घनत्व वाला एलिमेंट है वो आपके ओस्मियम हो जाएगा। ओस्मियम यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी है, कितनी है, 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और ओस्मियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 76 होता है। OS इसका सिंबल है। सेकेंड यदि पूछ लें, ये तो आपकी बहुत बार एग्जाम आ गया है, यदि हट से पूछ लें कि सर्वाधिक घनत्व वाला सेकेंड तत्व कौन सा है तो वो आपके इरिडियम हो जाएगा, जिसका घनत्व है वो 22.56 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसमें 22.59 है तो इतना अंतर है, ये सेकेंड है इरिडियम। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल में दो कठोरता होती है, स्थायी और अस्थायी। यहाँ पर स्थायी कठोरता को दूर करने की बात हो रही है तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वाशिंग सोडा है, जिसका आणविक फॉर्मूला है धावन सोडा, जो वाशिंग सोडा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, इसका उपयोग किया जाता है। यदि अस्थायी कठोरता है तो आप जल को उबाल लीजिए, उससे दूर हो जाएगी। अब देखिए ये कठोरता होती क्या है, तो जल जिसमें साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता है तो वो कठोर जल हो जाएगा। तो जल की कठोरता को जल में घुलित आयन रहते हैं जो जल में, जहाँ पर मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है उसकी कठोरता को। और मैं स्थायी कठोरता की बात करूँ तो जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के कारण ये अस्थायी कठोरता है। और अस्थायी कठोरता है जल की, ये सवाल पूछे हुए हैं किसकी उपस्थिति में स्थायी और अस्थायी कठोरता है। तो अस्थायी कठोरता जल की होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में, और स्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के कारण होती है। अब देखिए यहाँ पर अस्थायी कठोरता को दूर करने में जल को उबाल लीजिए, जो कठोर जल है उसको उबाल लीजिए, या फिर क्लार्क विधि भी है। क्लार्क विधि में जो कठोर जल की रिएक्शन अपन बुझे हुए चूने के यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो उसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। बाकी आपके सवाल में जो पूछा गया था वो स्थायी कठोरता का है, तो वॉशिंग सोडे के द्वारा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो साबुन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये उच्च कार्बन के वसीय अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं, तो सोडियम स्टीरेट है, C18H35NaO2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की है। कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। कब की है, तो 1665 में की है कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत का भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1839 में स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अब देखिए कोशिका की तो हो गई, कोशिका केंद्र की खोज किसने की है, तो न्यूक्लियस की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है, कौन सा विद्युत रोधी नहीं है यानी इंसुलेटर नहीं है, तो इसमें पारा हो जाएगा। पारा विद्युत रोधी नहीं है, बाकी सूखा कागज है, एबोनाइट है और कांच है विद्युत रोधी है। पारा यानी आपके जो Hg है परमाणु संख्या 80 हो जाएगी। विद्युत रोधी का मतलब वे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, उसमें आपके सूखी लकड़ी हो गई, बेकेलाइट है, एस्बेस्टस है, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी वगैरह ये कुचालक हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन में ऊपर बता चुका हूँ साइटोलॉजी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन एक टैक्सोनोमी दे रखा है, तो टैक्सोनोमी का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी एक समान प्रणाली और अंतर के अनुसार जानवर और पौधों जैसे समूह में नामकरण और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया होती है। हिस्टोलॉजी भी दे रखा है, तो ये उत्तक विज्ञान का है, इसे उत्तक या फिर उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी है, उत्तक का अध्ययन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो सूचकांक है क्राउन ग्लास के निकटतम है। किसका अपवर्तनांक है वो क्राउन ग्लास के निकटतम है, तो कनाडा बाल्सम का जो अपवर्तनांक है वो लगभग क्राउन ग्लास के इक्वली है। तो क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, तो 1.52 है क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति जो पावर है 2.0 डी है, तो यहाँ पर डी का क्या मतलब है, लेंस शक्ति है वो डी में व्यक्त की जाती है। डी यानी डायोप्टर है, जो प्रकाशीय शक्ति का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर है। और डायोप्टर यहाँ पर फॉर्मूले की बात करूँ तो डी बराबर होता है 1/f है, जो फोकल लेंथ है जो मीटर में यूनिट होती है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है पावर ऑफ जो डायोप्टर में रहती है लेंस की पावर। निम्नलिखित में से क्या एक धनायन है, कैटायन कौन सा है, तो धनायन की बात करें तो अमोनियम का फॉर्मूला है NH4
प्लस होता है जो कि धनायन है, बाकी क्लोराइड माइनस है, फ्लोराइड माइनस है, आयोडाइड माइनस है, तो ये ऋणायन हो जाएंगे। आपको धनायन का पूछा है। स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो स्कैंडियम के टोटल 13 आइसोटॉप समस्थानिक हैं। तो स्कैंडियम के 13 जो समस्थानिक में जो स्कैंडियम की परमाणु क्रमांक है वो 21 है। तो परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वो यहाँ पर वेरी कर रहे हैं। 40 से लेकर 52 तक जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है आइसोटॉप स्कैंडियम के। इस प्रकार टोटल 40 टू 52 13 हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? जिरकोनियम है जो कि जेडार से इसको डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 40 है। परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो ये आपके 91.22 हो जाएंगे इसका परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? इसमें से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो यहाँ पर टिन का हो जाएगा। टिन को SN से डिनोट किया जाता है, ये आपको जरूर याद में रखना है। और आप कमेंट करके बताइए टंगस्टन को किससे, सिंबल क्या है? टंगस्टन एलिमेंट है उसका सिंबल टिन है। इसका गलनांक यहाँ पर सबसे कम है 232 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाकी यहाँ पर सबसे अधिक अर्जेंटम चांदी का हो जाएगा 962 डिग्री सेंटीग्रेड है। जिंक की बात करें तो 440 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो आपके सीसा दे रखा है इसका हो जाएगा 327 डिग्री, लेड सीसा का 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? केवलर एक ऊष्मारोधी मजबूत सिंथेटिक फाइबर है। इसका आविष्कार स्टेफनी लुइस कोवोलेक ने किया है। केवलर का आविष्कार स्टेफनी लुइस ने किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कांच में से हरा रंग हटाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो कांच है ग्लास में हरा रंग हटाने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वो मैंगनीज डाई ऑक्साइड MnO2 हो जाएगा। मैंगनीज डाई ऑक्साइड का उपयोग करते हैं कांच में से हरा रंग हटाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो इसोफेगस यानी ग्रास नली एक आहार नलिका हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है, नाभिक के निकटतम जो प्रथम इलेक्ट्रॉन कोष की बात हो रही है, तो इसमें n इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम n इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मतलब पूछा जा रहा है प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो फॉर्मूला है 2n²। यहाँ पर प्रथम कोष है तो n 1 रखिए, 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 1 बराबर 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्रथम कोष में। इसी प्रकार सेकंड का पूछ ले तो n बराबर आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ये फॉर्मूले से आप किसी भी कोष का ज्ञात कर सकते हो। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले यूवी विकिरण का परिणाम है। आपको पूछा है जो ओजोन बनती है वो कैसे बनती है? तो ओजोन परत का निर्माण है वो सूर्य से आने वाली जो यूवी अल्ट्रा वायलेट किरण है उनकी वजह से होता है ओजोन परत का निर्माण। तो होता क्या है, जब ये अल्ट्रा वायलेट किरणें सामान्य ऑक्सीजन जो ऊपर रहता है O2 के अणु पर गिरती है यूवी रेज, तो ये ऑक्सीजन के दोनों परमाणु जो रहते हैं उनको अलग अलग कर देती हैं और मुक्त हुए ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे अणु को जो मुक्त किया है इसी प्रकार मिलकर O3 का निर्माण कर देती है। मतलब वायुमंडल के जो उच्च स्तर पर ओजोन बनती है वो ऑक्सीजन अणुओं पर यूवी रे के गिरने के कारण है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा ISO का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। तो कौन सा ISO है? ये पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, मैनेजमेंट सिस्टम है उससे संबंधित है। पर्यावरण मैनेजमेंट जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगा 14001 है, ये आपकी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित ISO हो जाएगा। इसी टाइप से आपने देखा होगा ISO 22000, तो ISO 22000 है ये फूड सेफ्टी जो प्रबंधन प्रणाली है, मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड सेफ्टी का हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा जो प्रबंधन प्रणाली का है ISO 22000। और ISO 27001 की बात करें तो ये आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का है। ISO 9001 आपने बहुत बार देखा होगा, तो ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का है, रिक्वायरमेंट फॉर ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। 9001 है। 27000 आपकी हो जाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, 22000 यहाँ पर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है और 14001 आपके पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से। अगला सवाल देखिए यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितनी अंश घूमती है? 1 घंटे में अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है तो वो कितने डिग्री घूमती है? 1 घंटे की बात हो रही, तो मैं बात करूँ पृथ्वी जो एक यहाँ पर एक बार रोटेट करती है यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगा? आप 360 में 24 का भाग देंगे तो आपकी आ जाएगी 15 डिग्री। तो 1 घंटे में अपने अक्ष पर पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूमती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। तो पृथ्वी की दो गति आपको पता है, एक तो घूर्णन गति है, एक आपकी परिक्रमण गति है। घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण गति है ये वार्षिक गति है। घूर्णन तो डेली होता है 24 घंटे में, एक दो दैनिक है, ये एक वर्ष में होती है। परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर है। तो अर्थ अपने अक्ष पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, ये फैक्ट भी याद में रखना है। जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं अपने अक्ष पर जो घूमती है, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो परिक्रमण गति हो जाएगी, रिवॉल्यूशन हो जाएगा, और ये रोटेशन है। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पश्चिम से पूर्व की ओर ध्यान में रखना है। एक घूर्णन पूरा करने मैंने आपको बताया है, एक घूर्णन यानी 360 डिग्री घूमेगी तो 24 घंटे लगभग यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। और इसी वजह से यहाँ पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं? तो पृथ्वी की वो गति घूर्णन गति है। और जो मैं बात करूं परिक्रमण गति की, तो परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी की जो वार्षिक गति परिक्रमण गति है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसके कारण मौसम बदलते हैं। तो मौसम बदलता है वो परिक्रमण गति है, दिन रात है वो घूर्णन गति है। अब देखिए परिक्रमण गति की बात करें तो अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ यहाँ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये वार्षिक गति है। यानी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में पूरी करती है। तो एक वर्ष में ये परिक्रमण गति है, और घूर्णन गति एक दिन में हो जाती है 24 घंटे में। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? तो प्राकृतिक ज्वाला मंदक आपकी डीएनए हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौन अंग हो जाएगा? तो अंडाशय है, ओवेरी। महिलाओं का प्राथमिक यौन अंग है अंडाशय, और पुरुषों की बात करूं तो टेस्टिस यानी वृषण है ये प्राथमिक अंग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपके 37 है, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणु रोधी होती है। जीवाणु रोधी, बैक्टीरिया रोधी, यहाँ पर जो धातु है वो आपकी तांबा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगी जीवाणु रोधी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संक्रमित रोग नहीं है वो आपके इस ऑप्शन में सिरोसिस हो जाएगा, बाकी सभी संक्रमित हैं। तो सिरोसिस रोग होता है क्या? तो इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो यहाँ पर बात करें ज्वालामुखी विस्फोट की, तो सबसे अधिक गैस निकलती है वो जलवाष्प है। सबसे प्रचुर गैस जलवाष्प यानी H2O है। इसके बाद निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एप्सम साल्ट? तो एप्सम साल्ट है ये आपकी मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट कहा जाता है, MgSO4 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाशी मछली जो पेस्ट फिश है उस पर कंट्रोल पाने के लिए उपयोग किसका किया जाता है? तो मत्स्य नाशी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर? तो थर्मामीटर में मरकरी के स्थान पर किसका उपयोग किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है गैलिस्टन का। गैलिस्टन का मरकरी के स्थान पर उपयोग है वो किया जाता है, क्योंकि ये है नॉन टॉक्सिक प्रॉपर्टी रहती है इसकी। गैलिस्टिन की बात करूं तो एक तरीके से ये एलोइन है, और गैलिस्टिन में किसका मिश्रण है? तो ये आपकी गैलियम का है, 68.5% है, 21.5% इंडियम का है, और 10% यहाँ पर टिन का हो जाएगा वेट के अकॉर्डिंग। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो ग्रेप्स अंगूर की बात करूं तो ये 3 एसिड पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है। एसिटिक नहीं पाया जाता है एसिटिक सिरका में। तो सिट्रिक एसिड है ये नींबू में भी पाया जाता है, टार्ट्रिक है ये इमली में पाया जाता है, मैलिक आपके सेब में पाया जाता है। तो ये तीनों अंगूर में भी पाए जाते हैं, एसिटिक एसिड इसमें नहीं रहता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है,
जो एनीमिया रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। विटामिन B12 केमिकल नाम साइनोकोबालमिन है, इसकी कमी के कारण है ये एनीमिया रोग है, रक्त की कमी हो जाती है। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों के द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? तो 120 डिग्री के एंगल पर कोई भी दो दर्पण यहाँ पर इस प्रकार झुके हुए हैं तो कितनी इमेज बनेगी? यदि बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो छवियां बनेगी वो दो बनेगी। फॉर्मूला आपको याद में रखना है, 360 बट्टा जो एंगल है इनमें से एक माइनस करना है जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं हो। और कौन सी कंडीशन में आपको माइनस नहीं करना वो भी बता देंगे अपन। तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी वो n बराबर 360 बट्टा ए, यानी 360 बट्टा एंगल कितने का यहाँ पर 120 का है, -1 है। तो ये कितनी बार है? 3 बार चला गया, 3 - 1 बराबर 2। दो इमेज यहाँ पर बनने वाली है। यहाँ पर 360 बट्टा थीटा कब करना है? जब आपको बता दें जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल बीचों बीच रखा जा रहा है, यानी जो 100 समद्विभाजक कोण रहेगा ना यहाँ पे 120 डिग्री का है, तो 60 पे यदि रखते हैं ऑब्जेक्ट, उस केस में आपको -1 नहीं करना होगा। बाकी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 360 बट्टा थीटा माइनस, जब तक कोई स्पेशल कंडीशन नहीं हो तो 360 बट्टा थीटा -1 करना है। और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में जो कैटलिस्ट उत्प्रेरक है इसके रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो हाइड्रोजनीकरण में 3 उत्प्रेरक काम में लिए जा सकते हैं, वो कौन से हैं? तो निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम। निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम। तो इसमें आपकी प्लेडियम ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण में होता क्या है? असंतृप्त को संतृप्त में कन्वर्ट होता है, तो यानी जो केवल असंतृप्त कार्बनिक होगी, असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, उसको संतृप्त में यानी सिंगल बॉन्ड में आपको कन्वर्ट करना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो यौगिक को प्राप्त करना है, तो उस केस में हाइड्रोजनीकरण होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जो एथिलीन है जिसमें डबल बॉन्ड रहते हैं कार्बन के मध्य, इसको यदि अपन एथेन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एसिटिलीन है ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। तो इसमें जो कैटलिस्ट है वो आपके निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम काम में लिया जाता है। निम्नलिखित में से क्या लोह का अयस्क नहीं है? तो लोह का अयस्क में बहुत से वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट भी और है, सिडेराइट भी है। क्यूप्राइट नाम क्यू यानी कॉपर से है, क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है। क्यूप्राइट के मैं फॉर्मूले की बात करूं तो तांबे का अयस्क है, Cu2O हो जाएगा। हेमेटाइट है, ये है Fe2O3। फॉर्मूले जरूर याद में रखने, एग्जाम में आपकी बार पूछे जाते हैं। हेमेटाइट Fe2O3 है। लिमोनाइट है, ये भी आयरन का लोहे का अयस्क है, तो इसका फॉर्मूला Fe2O3 के साथ 3 यहाँ पर जल के अणु भी है। मैग्नेटाइट में है Fe3O4, यानी Fe2O3 के साथ यहाँ पर FeO फेरस फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, तो Fe3O4 यहाँ पर मैग्नेटाइट है। सीडेराइट में FeCO3 है, सीडेराइट FeCO3। आयरन पायरेट में FeS2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भौतिकी में कौन सा नियम जो ये कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? यहाँ पर देखिए सभी गैस की बात हो रही है, आपने ले लिया अलग अलग गैस है जिसका यहाँ पर आयतन समान है, तो समान ताप और दाब वाली कंडीशन है। और सभी गैसों के समान आयतन भी आपने समान ले लिया, बाकी कंडीशन भी इक्वल है, ताप दाब। तो जो भी आप आयतन समान लेंगे दोनों गैस में, अणुओं की संख्या भी आपको समान मिलने वाली है। यहाँ पर n अणु है तो यहाँ पर भी n अणु है, यदि आयतन समान है और ताप दाब भी समान रहेंगे उस केस में। और अवोगाद्रो का नियम हो जाएगा, ये नियम है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 है अवोगाद्रो संख्या है, जो 1 मोल में रहती हैं। बोयल का नियम और चार्ल्स का नियम भी इसी प्रकार है जिस प्रकार ये आपके अवोगाद्रो का, तो ये नियम भी आपको याद में रखना है। तो बोयल का नियम क्या कहता है? यहाँ पर ताप है, आप स्थिर रखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन जो वॉल्यूम रहेगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दाब बढ़ाएंगे तो आपको पता है आयतन तो कम होने ही वाला, प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। शर्त है कि ताप स्थिर कांस्टेंट होना चाहिए। बात करूं मैं चार्ल्स के नियम की, तो चार्ल्स का नियम कहता है दाब स्थिर रखिए आप, और गैस के जो आयतन है वो ताप के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती, जो उसका वॉल्यूम है ताप के समानुपाती है। ताप बढ़ाएंगे तो आयतन है, अणु दूर दूर चले जाएंगे तो आयतन तो बढ़ ही जाएगा, इसका मतलब अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, तो ये सवाल है कि किरोपडी है, ये ब्रांच है साइंस की, कौन सी शाखा है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कौन से पार्ट का अध्ययन किया जाता है बॉडी के? तो किरोपडी की बात करें तो ये द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीपल्स फीट, जो पाँव फीट हैं
उसकी देखभाल और ट्रीटमेंट उपचार किया जाता है। ये इसी ब्रांच में जो है क्यूरोपडी ब्रांच। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग है ये सफ़ेद होता है। अगला सवाल यहाँ पर भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत रख दें। जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखेंगे तो उस केस में विभिन्न आवर्ती के दो या अधिक घटकों का वर्णक्रमीय रेखा द्वारा विभाजन सम्मिलित होता है। वो जीमैन इफेक्ट कहा जाता है जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत रखने पर इस प्रकार वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर उस परिघटना यानी प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित है ये घटना। तो जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग है वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त होता है। जो पर्वत है, पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा शीर्ष भाग है वहाँ पर जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है उस केस में उसके आसपास पर्वत के गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त होता है। इस घटना को कहा जाता है हिमविभा। इसका कारण क्या है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है हिमविभा, जहाँ पर सूर्य का लाल और नारंगी दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो एडविन हब्बल है ये बिग बैंग सिद्धांत। जो ब्रह्मांड का जन्म, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट हुआ है, उसके फलस्वरूप यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड है ये जन्मा है। इसी को महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व यहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणुविक इकाई के रूप में था। फिर इसमें विस्फोट हुआ। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। ये ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसके प्रभाव से ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है अब तक, और सारी भौतिक मान्यताएं इस एक घटना से परिभाषित होती हैं। और ये सिद्धांत में सबसे पहले जो सुझाव दिया था बिग बैंग थ्योरी का वो 1920 में दिया था, जॉर्जेस लेमेट्री ने दिया था। उसके बाद यहाँ पर ये जो नाम आ रहा है एडविन हब्बल भी जुड़े हुए हैं बिग बैंग सिद्धांत से। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में यहाँ पर रूपांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? तो एक तो सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, प्लस यहाँ पर वायु से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और भूमि से जो जल है, तो प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है। जब ये रिएक्शन करते हैं जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और साथ में इस रिएक्शन में ऑक्सीजन है वो भी बाहर निकलती है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 56। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है मीथेन। इसका सामान्य नाम है मार्श गैस। क्या है? मार्श गैस है मीथेन यानी CH4। यहाँ पर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57। जेलीफिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम? जेलीफिश है वो किस संघ का उदाहरण है? तो ये फाइलम है निडारिया फाइलम का हो जाएगा जेलीफिश निडारिया। इसके अलावा मूंगा जो कोरल है वो भी निडारिया संघ का है फाइलम का। नेक्स्ट यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स है, इसके निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बहुत से मैंने फैक्ट बताए हैं। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और जहाँ पर अंत होता है आरबीसी का खत्म है वो लाल रक्त कण है, इसे कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह है वो यकृत और पीलिया में ये खत्म होती है। आरबीसी का जीवन काल अधिकतम 120 दिन का होता है। अगला सवाल यहाँ पर सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सौर मंडल की बात करें तो टोटल जो 8 ग्रह हैं उसमें मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि की बात करूं तो इस प्रकार से मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। तो ईवीएम जो इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन तो आपको पता ही होगा, तो ट्रिक में ये भी अपन शामिल करते हैं। ईवी उल्टे से स्टार्ट करते हैं EVM, फिर आपकी ये सौर मंडल है तो इधर मैं सन कर देता हूँ, बीच में मजे यानी MJ कर देते हैं। तो EVM है, आपने आगे शुरुआत में इस प्रकार उल्टा लिखा EVM फिर सन और बीच में आप MJ कर दिया। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? EVM अर्थ हो जाएगा, V वीनस हो जाएगा, M मरकरी है, लास्ट में अपन ने सन किया था। जो अंतिम है आपकी ग्रह सैटर्न यानी शनि है, यूरेनस यानी अरुण SU, नेपच्यून यानी वरुण सबसे दूर है, इधर आपका सूर्य है यहाँ पर। और ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, बीच में आपको मजे करना है, MJ करना है, यानी मंगल हो जाएगा, मार्स और जुपिटर बृहस्पति है। तो आपको पूछा है कि शनि और मार्स जो मंगल है इनके मध्य ग्रह आपका जुपिटर हो जाएगा यानी
बृहस्पति ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60, अप्रैल 2019 में वैज्ञानिकों ने, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले 3D मुद्रित हृदय की रचना की है? तो वो इजराइल के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार 3D मुद्रित हृदय की रचना की है मानव टिश्यू का प्रयोग करते हुए। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो उसे चंद्रमा का बहिर्मंडल कहा जाता है। 62 सवाल यहाँ पर, तो जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव तो लाभान्वित हो रहा है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये कहलाता है सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है? तो ये जीव विज्ञान में जो सहभोजिता है, कम्युनिज्म है, इसमें दो जीव जातियों में ऐसा आपसी सहजीवन होता है जिसमें एक जाति दूसरी जाति से तो लाभ हो रहा, लेकिन जो दूसरी जाति है उसको पहली जाति से कोई लाभ और न तो लाभ है न ही हानि, यानी ये अप्रभावित रहती है, तो ये सहभोजिता कहलाती है। यहाँ पर देखिए एक और नाम है परजीविता है, ये तो सहजीविता हो गई। यहाँ पर बात करूँ, इसमें एक को लाभ हो रहा था, यदि दोनों को लाभ हो जाए, दोनों जातियाँ एक दूसरे से लाभान्वित होती है, तो ये पारस्परण कहलाती हैं। और जो यहाँ पर मैं बात करूँ परजीवी की, तो वे जीव जो किसी अन्य जीव पर भोजन और आवास के लिए आश्रित रहते हैं वो परजीव, जैसे जोंक है, फीताकृमि वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 है, किस विस्तार के कारण गर्मियों में जो एफिल टावर है वो लंबा हो जाता है? तापीय जो प्रसार होता है, विस्तार होता है, इसी के कारण एफिल टावर की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है। एफिल टावर है ये कहाँ पर है? तो ये पेरिस फ्रांस में है। एफिल टावर का निर्माण 1887 से 89 के बीच में फ्रांस की सीन नदी के तट पर करवाया गया है। और इन नाम जो सुझाव दिया था एफिल टावर की संरचना है, ये गुस्ताव एफिल के द्वारा की गई थी। तो एफिल, गुस्ताव एफिल नाम है जिन्होंने संरचना बनाई थी, तो इन्हीं के नाम पर एफिल टावर रखा गया है। और इसकी ऊंचाई से बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो जो टिप है सबसे ऊपरी, यहाँ पर टोटल हाइट की बात करूँ तो 324 मीटर इसकी ऊंचाई है। जब निर्माण हुआ तो 300 मीटर था, उसके बाद यहाँ पर एक टिप ऊपर और एंटीना बनाया गया है, तो 324 मीटर हो गया ये। अगला सवाल देखिए, 1 हॉर्स पावर जो अश्व शक्ति है वो कितने वॉट्स के इक्वल है? तो 746 वॉट है एक अश्व शक्ति के बराबर। नेक्स्ट वन यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इसमें जो कर्णपाली है वो मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये कान का भाग है। बाकी मज्जा, पोन्स और चेतक जो थैलेमस है ये सभी मस्तिष्क के भाग हैं। बाकी ये पीडीएफ फाइल में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पर जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है वहाँ पर आप सर्च कीजिए @TopTGK और डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, सारी पीडीएफ फाइल मिल जाती है वहाँ पर। पिना ये कान का भाग है। बाकी मस्तिष्क के जो 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन है और पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन है। इसमें अलग अलग भाग है जो ऑप्शन में थे, जैसे कि अग्र मस्तिष्क की बात करूँ तो इसमें एक सेरिब्रम पार्ट है और थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क के 3 भाग। और इसके अलग अलग कार्य हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछ ले तो ये सेरिब्रम हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। थैलेमस है ये अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है, इस भाग के अंदर है। थैलेमस में आप दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य वो थैलेमस का रहता है। हाइपोथैलेमस जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनसे निकलने वाले हार्मोन पर जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है। थैलेमस गर्म, ठंडा, दर्द को पहचानता है। और सेरिब्रम जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये फोर ब्रेन के पार्ट हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर मध्य मस्तिष्क की बात करूँ तो इसमें जो पार्ट है स्पेशल वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये मध्य मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मस्तिष्क का ये भाग देखने सुनने की शक्ति को कंट्रोल करता है। देखते हैं, सुनते हैं, वो शक्ति कंट्रोल होती है मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भाग से। हिंड ब्रेन है जो पश्च मस्तिष्क है, इसमें सेरिबेलम है, मेडुला ओब्लोंगेटा है। तो सेरिबेलम में आपके मस्तिष्क का इस भाग का काम शरीर का संतुलन बनाए रखना है, शरीर का जो सारा संतुलन है इसी पार्ट में होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा है ये मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग है जो कि मुख्य कार्य हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर है, इसको कंट्रोल करता है ये। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर, ल्यूसीफर ग्रह का एक और नाम क्या है? तो ल्यूसीफर है ये दोस्तों शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। तो ल्यूसीफर यहाँ पर बात करूँ तो ये शुक्र ग्रह का, लूसीफर है ये शुक्र ग्रह का एक और नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67, कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर रखने के लिए, जो कान का पर्दा है दोनों साइड का जो प्रेशर रहता है उसको बराबर करने के लिए जो सहायता करती है वो है
कबूकर्णी यानी यूस्टेकियन नलिका, कबूकर्णी नलिका के द्वारा कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव यहाँ पर कंट्रोल रहता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट दो जल के अणु है, कैल्शियम सल्फेट है तो ये जिप्सम हो जाएगा। एक और फॉर्मूला यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट आ जाए तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट, आधा ही जल का अणु है, हेमी हाइड्रेट है, ये आपकी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, और डाइहाइड्रेट इसमें जिप्सम हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? तो एसिटिक एसिड है, तो ये सिरके का है प्रमुख घटक। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर जब हम प्याज काटते हैं तो जो सिंथेज एंजाइम है ये प्याज के एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड से रिएक्शन है वो किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो प्याज काटने के दौरान जो सिंथेज एंजाइम है वो प्याज के एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड को कन्वर्ट करता है सल्फेनिक एसिड में, और यहाँ से अपन इसी अम्ल के कारण, सल्फर के कारण जो प्याज काटने पर आंसू आते हैं आंखों में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर भौतिकी का कौन सा नियम बताता है जब दो विद्युत आवेश के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच का जो बल है वो 1/4 कम हो जाएगा? जो कूलाम का नियम है इसके अनुसार जो बल रहता है वो, ये तो कांस्टेंट है, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये आवेश हो जाएंगे। कोई भी दो आवेश हैं, दो विद्युत आवेश के बीच की दूरी है, एक आवेश Q1 है, ये Q2 है, Q2 आवेश है, इनके मध्य जो बल लगता है वो इस फॉर्मूले से डिफाइन होता है। इसमें यहाँ पर K आपका ये कूलाम कांस्टेंट हो जाएगा। कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू आपकी बात करें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये आपकी कूलाम स्क्वायर है। तो कूलाम फॉर्मूला की बात करें तो इसमें आपकी जो दूरी यदि अपन दोगुनी कर दें, नीचे यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती के रूप में दूरी है, तो यहाँ पर मैंने दोगुनी कर दी, 2 का स्क्वायर यानी 4, 1/4, क्योंकि ये आपके अनुपात में है Q1 और Q2 के, तो Q1 Q2 के बट्टा में 4 यानी 1/4 कम हो जाएगी, ये दिया गया है। तो ये कूलाम का नियम बताता है ऐसा कि K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर है, बट्टा में आप जितना अधिक करेंगे तो उतनी ही कमी हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, इसलिए 1/4, 2 का स्क्वायर 4 है तो 1/4 कमी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए 71, यहाँ पर निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो ये थाइमस ग्रंथि है, ये फेफड़ों के मध्य विद्यमान रहती है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो इसमें आपकी उर्वस्ती हो जाएगा, ये 3 मार्च के प्रथम पारिका है SSC CGL। लाल कृमियों में कौन सी संरचना होती है जो रेडवर्म्स है, इसे क्या बोला जाता है? तो एजीनिया फेटिडा भी बोला जाता है। तो उनका भोजन पीचने में उनकी सहायता करता है। तो लाल कृमियों में कौन सा यहाँ पर भाग है नामक एक संरचना है जो कि उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है? तो ये भाग हो जाएगा आपके पकवासी गीजड़, जो भाग है वो सहायता करता है, रेडवर्म है, इसे एजेनिया फेटिडा भी कहा जाता है। ये जो ई फेटिडा है ये कीड़े घरेलू और औद्योगिक जैविक कचरे के वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। औद्योगिक और घरेलू जो जैविक कचरा है उसकी वर्मी कंपोस्टिंग के लिए ई फेटिडा जो कीड़ा है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको पूछा था पीसने के लिए, भोजन पीसने के लिए वो पकवासी गीजट का उपयोग करता है। अगला सवाल यहाँ पर कोशिका के किस भाग को पावर हाउस शक्ति गृह कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस है। अन्य जो इंपॉर्टेंट नाम है तो प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका के किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री या फिर कोशिका का इंजन कहा जाता है? तो राइबोसोम है प्रोटीन की फैक्ट्री और कोशिका का इंजन। और मैं बात करूं यहाँ पर राइबोसोम की फैक्ट्री कौन सी, तो केंद्रिका है। और कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जीकॉय है। कोशिका की आत्मघाती थैली जो सुसाइड बैग है वो लाइसोसोम हो जाएगा, ये नाम आप जरूर याद रखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? पालतू कुत्तों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो कहलाता है दोस्तों साइनोलॉजी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अन्य यहाँ पर ऑप्शन कार्पोलॉजी की बात करूँ तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, जो फल और बीज हैं उनका अध्ययन कहलाता है कार्पोलॉजी। क्रेनियोलॉजी की बात करें तो जो विभिन्न मानव जाति के स्कल हैं, खोपड़ी हैं, तो खोपड़ी के शेप और साइज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये क्रेनियोलॉजी कहलाता है। साइनोलॉजी हो जाएगा पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन। अंतिम सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी प्राणी नहीं है? कशेरुकी प्राणी कौन सा नहीं है? तो कशेरुकी प्राणी यहाँ पर हो जाएगा घोंगा नहीं है, ये 3 मार्च के सेकंड सेट में पूछा गया था। तो
तो यहाँ पर कशेरुकी और जो अकशेरुकी प्राणी होते क्या हैं, देखिए स्थलीय घोंघा है, ये अमेरुदंडीय प्राणी है, यानी अकशेरुकी में आ जाता है। अकशेरुकी का मतलब क्या है, उन प्राणियों को कहते हैं जिसमें मेरुदंड नहीं होता है, और जो कशेरुकी है उसमें मेरुदंड होता है। मेरुदंड होता है, किस में होता है, तो अकशेरुकी में नहीं होता है, कशेरुकी में होता है। तो घोंघा अकशेरुकी है, यानी इसमें मेरुदंड नहीं होता है। मेरुदंड यानी जो आपकी कशेरुकी दंडी है, वर्टिब्रेट है। ये दोस्तों कशेरुकी की मैं बात कर रहा हूँ, प्राणी साम्राज्य के कोरडेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है। और मैं घोंघा की बात करूँ तो किस संघ का है, तो ये मोलस्का का है। और जो कशेरुकी है इसमें सदस्यों में रीढ़ की हड्डी या फिर जो स्पाइनल क्यूमुनस है वो विद्यमान रहती है। रीढ़ की हड्डी है वो रहेगी, इसमें किस में रहेगी, कशेरुकी में रहेगी। यानी ये मेरुदंड होता है, अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और कशेरुकी में जो समुदाय है इसमें लगभग 58,000 प्रजातियां हैं। इसमें आपकी बिना जबड़े वाली मछलियां हैं, शार्क, उभयचर सरीसृप है, स्तनपोषी तथा चिड़ियां यहाँ पर शामिल रहती हैं। कशेरुकी में घोंघा यहाँ पर अकशेरुकी हो जाएगा, यानी इसमें मेरुदंड नहीं रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने CGL 2020 में पूछे गए विज्ञान के सभी यहाँ पर 77 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर किए हैं। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इस सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए अभी तक 2 ही वीडियो आए हैं। टोटल 10 वीडियो में सभी 500 सवाल प्रीवियस ईयर में SSC और रेलवे के पूछे गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।